विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का पाठ नंबर 19 सेव और देव, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो कहानी को पढ़ने से पूर्व लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे, अज्ञे जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में बहुत महत्वपूर्ण 4 तार सप्तकों की करवाया। इस प्रकार लेखक परिचय है। लेखक परिचय आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुआयामी तथा विलक्षण व्यक्तित्व के धनी अज्ञे का उपनाम, अज्ञे इनका उपनाम था और पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का जन्म 1911 कस्या गांव में, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता हीरानंद शास्त्री पुरातत्ववेत्ता थे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, इनके पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री, वो भी पुरातत्ववेत्ता थे। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार, मद्रास में व्यतीत हुआ। शिक्षा मद्रास और लाहौर में हुई। बीएससी करने के बाद एमए अंग्रेजी की पढ़ाई की तथा संस्कृत और हिंदी का गहन अध्ययन किया। अज्ञे जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे क्रांतिकारी के रूप में जेल भी गए। ध्यान देना विद्यार्थियों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकार के रूप में भूमिका निभाने वाले कवि थे अज्ञे। वो जेल भी गए और इन्होंने सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, बिजली, विशाल भारत, वाक जो अंग्रेजी का त्रैमासिक पत्र है, और दिनमान, इन पत्रिकाओं के ये संपादक भी रहे। कुछ वर्ष आकाशवाणी में नौकरी की और 3 वर्ष तक सेना में कैप्टन रहे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ऐसे कौन से कवि थे जो सेना में भी रहे? 3 वर्ष तक इन्होंने कैप्टन की भूमिका निभाई सेना में। यायावरी स्वभाव के अज्ञे, यायावरी अर्थात घुमक्कड़ प्रवृत्ति के अज्ञे ने यूरोप और एशिया का भ्रमण किया। सन 1961 में इनकी नियुक्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति के आचार्य पद पर हुई। 1961 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में आया हुआ है, वह भारतीय संस्कृति विभाग के आचार्य पद पर नियुक्त हुई। कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार पर साहित्य का, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से ये सम्मानित हुए। कौन सी रचना पर? कितनी नावों में कितनी बार। 4 अप्रैल 1987 में इनका स्वर्गवास हो गया। हिंदी साहित्य में अज्ञे की प्रतिष्ठा नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि के रूप में है। और नई परंपरा कौन सी थी? प्रयोगवाद। सन 1943 में इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया। ध्यान रखना, इन्होंने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन करवाया था। ये 7 कवियों का एक संकलन था, जिसमें पहला तार सप्तक का प्रकाशन इन्होंने 1943 में किया था। और इसी के साथ में प्रयोगवाद की शुरुआत होती है, जिसे प्रयोगवाद काव्यधारा का जन्म माना जाता है। पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1978 में प्रकाशित करवाया अज्ञे जी ने। इसके बाद अज्ञे ने 3 और तार सप्तकों का संपादन किया। अज्ञे ने उपन्यास, कहानी, यात्रा वर्णन, कविता, निबंध आदि अनेक विधाओं में लिखा। इनकी प्रमुख रचनाएं भगनदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा आयरी, कितनी नावों में कितनी बार, इंद्रधनु रोंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, ये इनके काव्य रचनाएं हैं।
पहले भी बताया गया था विद्यार्थियों कि इनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और दूसरी एक काव्य रचना है आंगन के पार द्वार, इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अज्ञे जी को। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये तो है इनके उपन्यास। विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ये है इनके कहानी संग्रह अज्ञे जी के। अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये इनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। याद रखना विद्यार्थियों, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये इनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। आत्मनेपद, त्रिशंकु, नवरंग और कुछ राग, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये है इनके निबंध संग्रह। इस प्रकार ये तो लेखक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हो गया। अब अपन मूल पाठ सेव और देव कहानी का पाठ परिचय पढ़ेंगे। सेव और देव कहानी के माध्यम से अज्ञे ने यहाँ एक और यह संदेश स्पष्ट किया कि नैतिक मूल्यों की स्थिति स्वतःस्फूर्त होती है। स्वतःस्फूर्त मतलब अपने आप मन में उत्पन्न होने वाली, अपने आप मन में पैदा होने वाली, आरोपित नहीं। मतलब यहाँ पर अज्ञे जी कहते हैं नैतिक मूल्य स्वयं अपने आप मन में पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, किसी के द्वारा और जागृत नहीं किए जा सकते हैं। वहीं यह भी व्यक्त किया मनुष्य की आस्था उसे और अधिक नैतिक बल देती है। देव मूर्तियों के प्रति विशेष रुचि एवं आस्था रखने वाले प्रोफेसर गजानन अपने व्यक्तित्व से ये सिद्ध कर देते हैं कि आस्था में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं प्रोफेसर गजानन, उनके व्यक्तित्व से ये सिद्ध हो जाता है कि आस्था में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रोफेसर गजानन एक भूखे बालक को सेव के बाग से सेव चुराकर तोड़ने पर डांटते हैं और स्वयं देव मंदिर में उपेक्षित पड़ी अनुपम मूर्ति को ये सोचकर उठा लेते हैं कि मंदिर में इनका रखरखाव ठीक नहीं है। वे उसे अपने और कोट में छिपा लेते हैं। लौटते समय वहीं सेव का बगीचा रास्ता में पड़ता है और वे देखते हैं वहीं पहले वाला लड़का सेव की चोरी कर रहा है। यह देखकर वे क्रोधित होते हैं और बच्चे को मारते हैं, किंतु अचानक उन्हें अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है कि इस बच्चे ने तो केवल सेव ही चुराया है, वे तो देव स्थान लूट लाए। तो इनके मन में ये भाव, प्रोफेसर साहब के मन में भाव पैदा हो जाता है, इस बच्चे ने तो केवल पेड़ का सेव चुराया है, फल चुराया है, और मैं तो देवता के स्थान की मूर्ति को लूट कर ला गया हूं, ये कौन सा न्याय है। यही अनुभूति उनके हृदय में मूल्य चेतना और नैतिकता जगा देती है। इस प्रकार उनकी आस्था उनके हृदय में मूल्य चेतना और नैतिकता को जगा देते हैं और प्रोफेसर साहब उल्टे पांव लौटकर देवस्थान जाते हैं, मूर्ति को वापस यथास्थान रख आते हैं। उन्हें अपने पर ग्लानि होती है, अर्थात दुख होता है। वे ये सिद्ध कर देते हैं कि भारतीय देवी देवता जिनमें हम आस्था रखते हैं उनसे हमारे हृदय में साया अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है और नैतिक मूल्य और सत्य की प्रतिष्ठा होती है। यहाँ पर प्रोफेसर साहब ये सिद्ध कर देते हैं कि भारतीय देवी देवताओं के प्रति हम जो आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है उसको वो नष्ट करते हैं और हमारे हृदय में नैतिक मूल्य और सत्य को पैदा करते हैं। इस प्रकार ये अज्ञे की मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। प्रोफेसर के मन में अंतर्द्वंद दर्शनीय है। मूर्ति को उठाने से पूर्व उनके मन में कई विचार आते हैं और जब वे मूर्ति को रख जाते हैं उस समय भी उनके मन में द्वंद्व होता है। इस प्रकार ये कहानी का पाठ परिचय है। अब पढ़ेंगे मूल कहानी, मूल पाठ। प्रोफेसर गजानन पंडित ने अपना चश्मा पोंछकर फिर आंखों पर लगाया और देखते रह गई। मोटर पर से उतरकर और सामान डाक बंगले में भिजवाकर उसने सोचा अभी आराम करने की जरूरत तो है नहीं।
जरा घूम घाम कर पहाड़ी सौंदर्य देख ले, और इसलिए मोटर के अड्डे में धक्कम धक्के से अलग होकर वे इस पहाड़ी रास्ते पर हो लिए, अर्थात उस रास्ते पहाड़ी के रास्ते की ओर चल पड़े प्रोफेसर साहब। साया में जब चश्मे का कांच ठंडा हो गया और उस पर उनके गर्म बंधन से उठी हुई भाप जमने लगी, तब उन्होंने चश्मा उतार कर रुमाल से मुंह पोंछा, फिर चश्मा साफ करके आंखों पर सटाया, फिर देखते रह गए। पहाड़ी रास्ता आगे एकाएक खुल गया, अर्थात वहाँ खुला क्षेत्र आ गया, पेड़ पौधे नहीं थे, चीड़ के वृक्ष समाप्त हो गए। रास्ते को पार करता हुआ एक झरना बह रहा था। उसका जितना अंश समतल भूमि में था उस पर तो छाया थी, लेकिन जहाँ वह मार्ग के एक और नीचे गिरता था वहाँ प्रपात के फेन पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। ऐसा जान पड़ता था अंधकार की कोख में चांदी का प्रवाह फूट पड़ा है। लेखक कहता रास्ते में वहीं पर एक झरना बह रहा था। जितनी वो समतल भूमि में बहता था वहाँ तो उसके ऊपर छाया थी, लेकिन जहाँ से वो नीचे गिर रहा था उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अंधकार के कोख में कोई चांदी का प्रवाह फूट रहा हो। यहाँ फिर प्रोफेसर साहब कहते हैं, प्रकृति की नायिका की कजरारी आंखों से स्नेह गदगद आंसुओं की झड़ी। ऐसा लग रहा है प्रकृति रूपी नायिका की काजल से भरी आंखों में प्रेम से गदगद आंसुओं की झड़ी बह रही हो, ऐसा वो झरना बहता हुआ लग रहा था। और उसके पार एक चट्टान के सहारे एक पहाड़ी राजपूत बाला खड़ी थी। उसकी शौकी हुई भोली शक्ल से साफ दिखता है प्रोफेसर साहब का वहाँ अकस्मात आ जाना उसे एकदम अनधिकार प्रवेश मालूम हो रहा था। प्रोफेसर साहब दिल्ली के एक कॉलेज में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के अध्यापक हैं। ध्यान रखना, इनका व्यवसाय क्या था। प्रोफेसर साहब दिल्ली में एक कॉलेज के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के अध्यापक थे। वे उन थोड़े लोगों में से हैं जिनका पेशा और मनोरंजन एक है। मनोरंजन के लिए भी वे पुरातत्व की ओर जाते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रोफेसर साहब ऐसे ही बिरले ही लोग हैं जिनका पेशा और मनोरंजन एक ही हो। ऐसे कम लोग ही मिलते हैं। कुछ सभी लोगों का मनोरंजन और पेशा अलग अलग होता है, लेकिन प्रोफेसर साहब का पेशा और मनोरंजन एक ही है और मनोरंजन के लिए वो पुरातत्व की ओर जाते हैं। यहाँ कुल्लू पहाड़ी की सूरम्य उपत्यकाओं में भी वे सोचते हुए आए थे। सूरम्य उपत्यका कहते हैं पहाड़ी की नीचे की समतल भूमि होती है। उस स्थान इसलिए आए थे कि यहाँ भारत की प्राचीन सभ्यता के अवशेष उन्हें अवश्य मिलेंगे और हिंदू काल की शिल्पकला के नमूने और धातु प्रस्तर शुद्धा की मूर्तियाँ न जाने क्या क्या। लेकिन इन सब होते हुए भी सौंदर्य के प्रति जीते जागते स्पंदन युक्त क्षण भंगुर सौंदर्य के प्रति, स्पंदन युक्त मतलब धड़कन युक्त क्षण भंगुर मतलब पल पल बदलने वाले सौंदर्य के प्रति उनकी आंख अंधी नहीं है, अर्थात उनकी आंखें सब इस सौंदर्य को, प्रकृति के सौंदर्य को देख रही थी। बाला को वहीं खड़ी देकर उनके पैरों के पास बहते हुए झरने का स्वर सुनते हुए उन्हें पहले तो एक हंसिनी का ख्याल आया, फिर सरस्वती को। उस झरने के पास जो बाला खड़ी थी, राजपूत बाला खड़ी थी, उसको पहले ऐसा लगा कोई हंसिनी खड़ी है और फिर उन्हें ऐसा लगा कि कोई सरस्वती खड़ी है। यद्यपि बाला के हाथ में वीणा नहीं, जो कि सरस्वती के हाथ में होती है, एक छोटी सी छड़ी थी। उन्होंने अपने स्वर को यथासंभव कोमल बनाकर उनसे पूछा, तुम कहाँ रहती हो? बाला ने उत्तर नहीं दिया। सब भ्रम की दृष्टि से उनकी ओर देखकर जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़ने लगी, अर्थात वो बालिका, सब भ्रम का अर्थ है आश्चर्य की दृष्टि से उनकी ओर मतलब प्रोफेसर साहब की ओर देखकर पहाड़ी की ओर चढ़ने लगी। प्रोफेसर साहब मुस्कुराकर आगे चल दिए। बालिका का भोलापन उन्हें अच्छा लगा। सोचने लगे कितने सीधे साधे स्वभाव के होते हैं यहाँ के लोग। प्रकृति की सुखद गोद में खेलते हुए इन्हें न फिक्र है, न खटका, न लोभ लालच, अपने खाने पीने, ढोर चराने, गाने बजाने में दिन बिता देते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर साहब कहते हैं इस प्रकृति में अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोग कितने, न तो इनको किसी प्रकार की फिक्र है, न कोई किसी प्रकार की चिंता है, न कोई किसी प्रकार लोभ लालच है।
और अपने खाने पीने, ढोर सराहने और गाने बजाने में अपना दिन व्यतीत कर देते हैं। तभी तो बाहर से आने वाले आदमी को देखकर संकोच होता है। अपने आप में लीन रहने वाले इन भोले प्राणियों को बाहर वालों से क्या सरोकार, अर्थात बाहर से आने वाले लोगों से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते प्रोफेसर साहब सोचने लगे, ऐसे भले लोग न होते तो प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष बचे हैं वे भी क्या रह जाते, अर्थात नहीं रह जाते, ऐसा प्रोफेसर साहब का मत है। खुदा न खास्ता ये लोग यूरोपियन सभ्यता को सीखे हुए होते तो एक दूसरे को नोच कर खा जाते, उसकी राख भी न बची होती। यदि पहाड़ी लोग यूरोपियन सभ्यता को सीख जाते तो ये जो अवशेष बचे हुए हैं प्राचीन सभ्यता के, उनको नोच कर खा जाते, उनकी राख तक नहीं बचती, ऐसा प्रोफेसर साहब कहते हैं। लेकिन या तो फाहियान के जमाने का ही आदर्श है। फाहियान चीनी यात्री था जो 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उन्होंने बताया था भारत के लोग बिल्कुल शांत है, चोरी नहीं करते हैं, बिल्कुल शांति प्रिय है, इस प्रकार का उन्होंने बताया था। उसी जमाने का आदर्श ये पहाड़ी लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। सबको अपने काम से मतलब है, दूसरे के काम में दखल देना, दूसरे के मुनाफे की ओर दृष्टि डालना यह महापाप है। लोग ढोर सनने छोड़ देते हैं, शाम को ले जाते हैं, कभी चोरी नहीं, शिकायत नहीं, खेती खड़ी है अर्थात खेती लहलहा रही है, कोई पहरेदार नहीं, मजाल क्या कि एक भुट्टा भी चोरी हो जाए। ये जो बाजरा और ज्वार के ऊपर जो लगता है उसको भुट्टा बोलते हैं। मेरे ख्याल में तो अगर मैं एक चवन्नी यहाँ राह में फेंक दूं, लेखक कहता है, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यदि ये एक चवन्नी रास्ते में फेंक दूं तो कोई नहीं उठाएगा कि न जाने किसकी है और कौन लेने आए। रास्ता अब फिर घिर गया था, लेकिन चीड़ के दीर्घकाय वृक्षों से नहीं, अब उसके दोनों ओर थे सेव के छोटे छोटे लचीले गात वाले पेड़, डार डार पर लदे हुए फलों के कारण मानो विन्य से झुके हुए, क्योंकि जहाँ सार होता है वह विन्य अवश्य होता है। अब लेखक कहता है चीड़ के जो दीर्घकाय विशाल पेड़ थे वो समाप्त हो गए थे। अब रास्ते के दोनों तरफ सेव के छोटे छोटे पेड़ जो फलों से लदे हुए थे ऐसे लग रहे जैसे विनम्रता से झुके हुए हैं। लेखक कहता है क्योंकि जहाँ सार होता है, महत्व होता है, अच्छी चीज होती है, जिसमें अच्छे गुण होते हैं, वहाँ विनय अवश्य होता है। शुद्र व्यक्ति ही अविनय होता है। यहाँ पर शुद्र व्यक्ति से तात्पर्य है नीच व्यक्ति, जो अधम व्यक्ति होता है वही झुकता नहीं है, अविनयी होता है। और कभी कभी हवा से झूम से जाते हैं वे सेव के पेड़। कुल्लू के जगत प्रसिद्ध सेवों की प्रशंसा प्रोफेसर साहब ने सुन की ही रखी थी। कई बार मंगाकर सेव खाए भी थे, लेकिन आज इस प्रकार पेड़ पर लगे हुए असंख्य फलों को देखकर उनकी तबीयत खुश हो गई, अर्थात उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया था, उनको आराम मिल गया था। और इससे अधिक खुशी इस बात की गंध और स्वाद और रस की उस विपुल राशि का न तो कोई रक्षक कहीं देखने आता है और न बचाव के लिए बाढ़ तक लगाई है। पहाड़ी सभ्यता के प्रति उनका आदर भाव और भी बढ़ गया। पहाड़ी सभ्यता के प्रति उनका आदर भाव और अधिक क्यों बढ़ गया? क्योंकि सेवों के पेड़ की बचाव के लिए न कोई पहरेदार रखा हुआ है और न उनके चारों ओर कोई बाड़ बनाई हुई है। ये देखकर कि पहाड़ी सभ्यता के प्रति लेखक का आदर भाव और बढ़ गया। क्या शहर में इस तरह बाग रह सकता है? फलों के कभी पकने की नौबत न आती, न ही तो स्कूल कॉलेज के लड़कों की टिड्डी दल की तरह आकर सब साफ कर देती, जितना खाते नहीं उतना बिगाड़ देती। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं इस प्रकार के फल शहर में नहीं लगने देते, यदि लगाते तो स्कूल और कॉलेज के लड़के टिड्डी दल की भांति आकर उनको साफ कर देते, अर्थात सभी फल खा जाते और जितना खाते नहीं उतना ही बिगाड़ देते, उसको नष्ट भ्रष्ट कर देते। या तो कोई बाग लगाए तो एक एक भोजपुरी लठेत पहरेदार रखे। लेखक कहता है शहर में कोई बाग लगाता है तो एक भोजपुरी पहरेदार को रखना पड़ता है और चारों ओर जेल की सी दीवार खड़ी करके कोई लुक छिप कर न ले भागे, तब कहीं जाकर चैन से रह सकते हैं।
और यहाँ बाग की सीमा बनाने के लिए एक तार का जंगला तक नहीं है। मतलब उस पहाड़ी में जो सेवों के बाग लगा हुआ है उसमें एक तार भी नहीं लगी हुई है। पेड़ों के नीचे जो लंबी लंबी घास लग रही है वही रास्ते के पास आकर रुक जाती है, वहीं तक बाग की सीमा समझ लो। यहाँ तो प्रोफेसर साहब के पास ही धम से कुछ गिरा। उन्होंने चौंक कर देखा, उन्हें आते देख एक लड़का पेड़ पर से कूदा और उसकी अपर्याप्त आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का, उसके हाथ में 2 सेब हैं जिन्हें वह अपने फटे भूरे कोट में किसी तरह छिपा लेना चाहता है। उसकी झेपी हुई आंखें और चेहरा साफ कह रहा है कि वह चोरी कर रहा है। लेखक को महसूस हो गया, प्रोफेसर साहब को महसूस हो गया कि उसकी आंखों और चेहरों से स्पष्ट हो गया कि वो चोरी कर रहा है। साधारणतः ऐसी दशा में प्रोफेसर साहब किंचित गलानी से उसकी ओर देखने और आगे चल देते, लेकिन इस समय वैसा नहीं कर सके। उन्हें जान पड़ा कि यह लड़का उस सारी प्राचीन आर्य सभ्यता को एक साथ ही नष्ट भ्रष्ट किए दे रहा है, जो फाहियान के समय से सदियों पहले से अक्षुण्ण बनी चली आई है। अक्षुण्ण मतलब जो कभी नष्ट न हो। लेखक यहाँ पर प्रोफेसर साहब कहते हैं इस बच्चे ने उस प्राचीन सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट कर दी एक साथ में, जो फाहियान के समय से बिना नष्ट हुए चली आ रही थी। वे लपक कर उस लड़के के पास पहुंचे और बोले, क्यों बेबदमाश, चोरी कर रहा है, शर्म नहीं आती दूसरे का माल खाते हुए? लड़का घबराया सा खड़ा रहा, बोल नहीं सका। प्रोफेसर साहब और भड़क उठे, एक तमाचा उसके मुंह पर जमाया, अर्थात उसके थप्पड़ मार दिया। सेब छीन कर घास में फेंक दिए प्रोफेसर साहब ने, जहां वे ओझल हो गए अर्थात गायब हो गए। फिर गर्दन पकड़कर लड़के को धकेलते हुए रास्ते की ओर ले आए। पाजी का अर्थ है दुष्ट। दुष्ट कहीं का चोरी करता है, तेरे जैसों के कारण जो पहाड़ी लोग बदनाम हो गए। क्यों चुराए थे सेब? यहाँ तो पैसे के 2 मिलते होंगे, 1 पैसे के खरीद लेता, ईमान क्यों बिगाड़ता है? प्रोफेसर साहब कहते हैं यहाँ तो सेब बिल्कुल सस्ते मिलते हैं, 1 पैसे के 2 सेब मिल जाते हैं। 1 पैसे की खरीद लेता तो भी तेरे खूब होता, आराम से खा लेता, और अपना ईमान को बिगाड़ रहा है। रास्ते पर लड़के को उन्होंने छोड़ दिया। वो वहीं खड़ा आंसू भरी आंखों से उधर देखता रहा जहाँ घास में उसके तोड़े हुए सेब गिरकर आंखों से ओझल हो गए थे, गायब हो गए थे। उनकी तरफ वो लड़का देखने लगा। प्रोफेसर साहब आगे बढ़ते हुए सोच रहे थे, खड़ा देख रहा होगा कि चोरी भी की तो फल नहीं मिला, बहुत अच्छा हुआ। अब प्रोफेसर साहब आगे बढ़ते हुए ये सोच रहे हैं कि वो लड़का अब खड़ा देख रहा है और चोरी भी की उसने, लेकिन उनको फल नहीं मिला, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा प्रोफेसर साहब सोचते हैं। सेवों का सड़ जाना अच्छा है, चोर को मिलना अच्छा नहीं है। सड़े चोर को क्या हक? यहाँ पर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि सड़ जाना ठीक है, लेकिन चोर को मिलना अच्छी बात नहीं है। प्रोफेसर साहब एक गांव के पास आ रुके। अंदाज से उन्होंने जाना कि ये मनाली गांव होगा और उन्हें याद आया यहाँ एक दर्शनीय प्राचीन मंदिर है। गांव के लोगों से पता पूछते हुए वे मनु के मंदिर पर पहुंच ही गए। मंदिर छोटा था, सुंदर भी नहीं था, लेकिन संसार भर में मनु का एकमात्र मंदिर होने के नाते वह अपना महत्व रखता है। मनु का संसार भर का एकमात्र मंदिर कहाँ है? मनाली में। वहाँ पर प्रोफेसर साहब पहुँचते हैं। प्रोफेसर साहब कितनी ही देर तक एकटक उसकी ओर देखते रहे, यहाँ तक कि देहरी पर बैठे हुए बूढ़े पुजारी का ध्यान भी उनकी ओर आकृष्ट हो गया। आने जाने वाले तो खैर देखते ही थे। प्रोफेसर साहब ने गदगद स्वर से पूछा, अर्थात प्रसन्नता के स्वर में पूछा, आसपास कोई और भी कोई मंदिर है? पास खड़े एक आदमी ने कहा, नहीं बाबूजी, यहाँ कहाँ मंदिर, यहाँ मंदिर नहीं है। अरे भले आदमी, यहाँ तो सैकड़ों मंदिर होने चाहिए यहाँ पर। प्रोफेसर साहब कहते हैं, बाबूजी यहाँ तो लोग मंदिर देखने आते नहीं, कभी कभी कोई आता है तो ये मनुरुखी का मंदिर देख जाता है बस, और तो हम जानते नहीं। मनुरुखी का अर्थ है मनु ऋषि का जो मंदिर है, अर्थात जो मनु का मंदिर है कुल्लू में, उनको ही देखने के लिए आते हैं, यहाँ से देख कर चले जाते हैं। पुजारी ने खांसते हुए पूछा, कौन सा मंदिर देखिएगा बाबू?
कोई और मंदिर हो, आसपास के सब मंदिर मूर्तियां मैं देखना चाहता हूं, ऐसा प्रोफेसर साहब कहते हैं। पुजारी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, और तो कोई नहीं, उस चोटी के ऊपर जंगल में एक देवी का स्थान है, वहाँ पहले कभी किला भी था जिसके अंदर देवी के थान में पूजा होती है, पर अब तो उसके कुछ पत्थर ही पड़े हैं, वहाँ कोई जाता नहीं है, अब उसमें भूत बसते हैं। प्रोफेसर साहब कुछ मुस्कुराए लेकिन बोले, कैसे भूत? कहते हैं कि पुराने राजाओं की भूत रहते हैं, वे राजा बड़े प्रतापी थे, ऐसा वो पुजारी कहते हैं। अरे उन भूतों से मेरी दोस्ती है, कहकर प्रोफेसर साहब ने रास्ता पूछा। क्षण भर सोचकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। पुजारी ने पास ही बताया तो मील भर से अधिक नहीं होगा, कभी अभी 3 बजे हैं, शाम होने पर मजे में बंगले पर पहुंच जाऊंगा, ऐसा प्रोफेसर साहब सोचने लगते हैं। जंगल का रूप बदलने लगा, बड़े बड़े पेड़ समाप्त हो गए, अब छोटी छोटी झाड़ियां दिख पड़ने लगी। ये पड़ाव का वह मुख है जो हवा के थपेड़ों से सदा पिटता रहता है। मतलब पहाड़ी की ऊंचाई पर अब प्रोफेसर साहब चले गए जहाँ पर बहुत तेज हवा चलती है। जाड़ों में तो बर्फ की चोटें यहाँ लगे हुए पेड़ पौधों को कुचल डालती हैं, जाड़ों में अर्थात सर्दियों में यहाँ बर्फ गिरती है जो यहाँ पेड़ पौधे होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं। प्रोफेसर साहब की समझ में आने लगा कि यह ऊंचा शिखर किले के लिए बहुत उपयुक्त जगह है, और यह भी जान गए कि यहाँ बना हुआ किला उजड़कर कितनी जल्दी निरअवशेष हो जाएगा। उजड़कर मतलब नष्ट होकर, निरअवशेष मतलब बिना अवशेष के हो जाएगा। झाड़ियाँ भी छोटी होती चली गई, घास की बजाय अब पथरीली जमी आई जिसमें किसी तरह की कोई बनी हुई पगडंडी नहीं थी। पगडंडी मतलब पैदल चलने के लिए छोटा सा जो मार्ग होता है उसको पगडंडी कहते हैं। कोई पगडंडी की जरूरत नहीं थी, जिधर जाओ वही मार्ग। कहीं कहीं लाल पत्थर के भी कुछ टुकड़े दिख जाते हैं जो शायद किले की इमारत में कहीं लगे होंगे, नहीं तो उधर लाल पत्थर नहीं होता। कहीं कहीं पत्थर और मिट्टी के स्तूपाकार टीले की आड़ में कोई गाढ़े रंग के पत्तों वाली झाड़ी लगी हुई दिख जाती तो वह आसपास के उजाड़ छूनेपन को और भी गहरा कर देती। सांझ के धुंधलके में ऐसी झाड़ी को देखकर स्तूप में धूम्रवत निकलते हुए प्रेत की कल्पना होना कोई असंभव की बात नहीं है। यहाँ पर प्रोफेसर साहब कहते हैं उस समय की झाड़ी स्तूपाकार को देखकर उसमें धुआं निकलते हुए प्रेत आत्मा लगती है, ऐसा महसूस होता है। ऐसी कल्पना करना कोई असंभव बात नहीं है, ऐसा प्रोफेसर गजानन साहब मन में सोचते हैं, कहते हैं। एक ऐसे ही स्तूप की आड़ में प्रोफेसर साहब ने देखा एक गड्ढे में कीच भरी है जिसकी नमी से पोसे जाते हुए 2 वृक्ष खड़े हैं, जो दूसरे उनके नीचे पत्थर का एक छोटा सा मंदिर है जिसका द्वार बंद पड़ा है। प्रोफेसर साहब ने कुंडे में अटकी हुई कील निकाली तो द्वार खुलने के बजाय आगे गिर पड़ा, उसके कब्जे उखड़े गए थे। उन्होंने किवाड़ को उठाकर एक और धर दिया अर्थात रख दिया। थोड़ी देर पीछे हटकर खड़े रहे कि बंद और सील के कारण बदबूदार हवा बाहर निकल आए, और फिर भीतर झांकने लगे अर्थात उस मंदिर में देखने लगे। मंदिर की बुरी हालत थी, भीतर न जाने कब बलि पशुओं के सींग बकरे के और हिरण के पड़े हुए थे जो सूखकर धूल के रंग के हो गए थे। उन पर कीड़े भी चल रहे थे। फर्श के पत्थरों के जोड़ों में काई उग गई थी। गंदगी पर उगने वाला एक घास होता है जिसको काई बोलते हैं। उन सींगों के ढेर से परे देवी के काले पत्थर की मूर्ति एक और लुढ़क गई थी अर्थात गिर गई थी। पास में पड़े गणेश की पीतल की मूर्ति जंग से विकृत हो रही थी, मतलब जंग से लगी हुई एक गणेश जी की मूर्ति भी पड़ी थी। केवल दूसरी ओर खड़ा श्वेत पत्थर का शिवलिंग अब भी साफ चिकना छद्दे हुए सिपाही की तरह शांत खड़ा था। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं दूसरी तरफ शिवलिंग था जो श्वेत मतलब सफेद पत्थर का था, बिल्कुल साफ चिकना और एक सिपाही की तरह डटा हुआ हो लग रहा हो, ऐसे वो मूर्ति खड़ी थी। आसपास की जर्जर अवस्था में उसके उस दर्पोन्नत भाव से ऐसा जान पड़ता है। दर्पोन्नत मतलब अहम या गर्व से युक्त उनका भाव ऐसा लग रहा था उस शिवलिंग की मूर्ति से, मानो क्रुद्ध होकर कह रहा हो, मेरी इस निभृत अंतशाला में आकर मेरे कुटुंब की शांति भंग करने वाले तुम कौन? ऐसा महसूस होगा लेखक को। निभृत का अर्थ गुप्त
अंतशाला में आकर मेरे परिवार की शांति भंग करने वाले आप कौन हो, ऐसा कह रहा हो मानो। ऐसा प्रोफेसर साहब मन में विचार कर रहे हैं उस शिवलिंग की मूर्ति के बारे में। 2-1 मिनट प्रोफेसर साहब देहरी पर खड़े खड़े इस दृश्य को देखते रहे। फिर उन्होंने वहां पर टंगा हुआ अपना ओवरकोट नीचे रखा। एक बार चारों ओर निर्जन अर्थात एकांत, निर्जन का अर्थ है एकांत पाकर ही जूते खोल लेना ही उचित समझा। भीतर जाकर देवी की मूर्ति उठाकर देखने लगे। मूर्ति अत्यंत सुंदर थी, 500 वर्ष से कम पुरानी नहीं थी। इस लंबी अवधि का उस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा था। यहाँ पड़ा तो पत्थर और चिकना करके मूर्ति को सुंदर ही बनाया गया। मूर्ति कई व्यक्ति तो 3-4 हजार से कम की नहीं होती। लेखक यहाँ पर कहता है ये मूर्ति कहीं पर बिकती तो 3-4 हजार से कम नहीं। यदि किसी अच्छे पारखी के पास हो तो ये 10,000 भी कुछ अधिक मूल्य न होता। यहाँ उपेक्षित हालात में पड़ी है, न जाने कब से कोई इस मंदिर तक आया भी नहीं। प्रोफेसर साहब ने मूर्ति ठीक स्थान पर सीधी करके रख दी और फिर देहरी पर आकर उसका सौंदर्य देखने लगे। 500 वर्ष से यह यहीं पड़ी होगी। न जाने कितनी पूजा इसने पाई होगी, कितनी बलियों के ताजे गरम पूत रक्त से स्नान, पूत रक्त से तात्पर्य है पवित्र रक्त से स्नान करके अपना देवी सौंदर्य निखारा होगा। और अब कितने वर्षों से इन रेंगते हुए कीड़ों की लंबी लंबी जिज्ञासु मूंछों की ग्लानिजनक गुदगुदाहट सह रही। उफ, देवताओं की कितनी उपेक्षा। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं इन्होंने कई बलियां प्राप्त की, कई पवित्र रक्त से खून से स्नान किया था, लेकिन अब वर्षों से अब इनके ऊपर लंबी लंबी मूंछों वाले कीड़े जो इनके ऊपर गुदगुदाहट पैदा कर रहे हैं, ग्लानिजनक स्थिति में पड़ी है। उफ, ये देवताओं की कितनी उपेक्षा है, अर्थात देवता की यहाँ पर कितनी उपेक्षा हो रही है। मानव नश्वर है, मतलब एक दिन निश्चित मरेगा, ये मर जाए, उसकी अस्थियां पर कीड़े रहेंगे, यह समझ में आता है। लेकिन देवता पत्थर जड़ है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि देवता पत्थर जड़ है, उनकी भी इतनी उसका महत्व कुछ नहीं, अर्थात उनका बहुत महत्व है। इस प्रकार उपेक्षित हालात में यहाँ रखना उचित नहीं है। लेकिन मूर्ति तो देवता की है, देवताओं की चिरंतनता की निशानी तो है, एक भावना है, पर भावना आदरणीय है। देवता के प्रति जो अपनी भावना होती है वो भावना आदरणीय है, ऐसा प्रोफेसर साहब कहते हैं। क्या यह मूर्ति ये पड़े रहने के काबिल है, अर्थात काबिल नहीं है इन कीड़ों के लिए जिनके पास श्रद्धा को दिल नहीं, पूजने को हाथ नहीं, देखने में को आंखें नहीं, छूने को तवसा नहीं, टटोलने को ये हिलती हुई गंदी मूछे। ये मूर्ति कहीं ठिकाने से तो होती। यहाँ पर प्रोफेसर साहब कहते हैं इन कीड़ों के पास में श्रद्धा के लिए कोई दिल नहीं है, पूजने के लिए कोई हाथ नहीं है, देखने के लिए आंखें नहीं है, सुनने के लिए तवसा नहीं है और टटोलने के लिए केवल इनकी गंदी मूछें ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। न जाने क्यों प्रोफेसर साहब ने एकाएक मंदिर द्वार से हटकर चारों ओर घूम कर देखा, फिर देखा न जाने क्यों आसपास निर्जन पाकर तसल्ली की सांस ली और फिर वहां आ खड़े हुए। निर्जन मतलब एकांत को पाकर तसल्ली मतलब आराम से, पक्का विश्वास हो गया उनको और आराम से सांस लेकर वहां खड़े हुए। मूर्ति गणेश जी की भी बुरी नहीं, लेकिन वह उतनी नहीं, न इतनी सुंदर शैली पर निर्मित है। पीतल की मूर्ति में कभी वह बात आ नहीं सकती जो पत्थर में होती है। देवी की मूर्ति को देखते देखते प्रोफेसर साहब के हृदय की स्पंदन गति तीव्र होने लगी, अर्थात देवी की मूर्ति को देखकर प्रोफेसर साहब के हृदय की धड़कनें बढ़ने लगी। इतनी सुंदर जो थी वह, वे फिर आगे बढ़कर उसे उठाते हुए, लेकिन फिर उन्होंने बाहर झांककर देखा पर वहां कोई नहीं था, कोई आता भी नहीं। उस बिसारे उजड़े हुए मंदिर के पास किसे परवाह थी निर्जन को अपनी दीप्ति में जगमग करती हुई उस देवी को। निर्जन मतलब एकांत में उस दीप्ति में जगमग करती हुई इस देवी की किसी को कोई परवाह नहीं थी। देवी के प्रति दया और सहानुभूति से गदगद होकर अर्थात प्रसन्न होकर प्रोफेसर साहब फिर भीतर आए, लपक कर मूर्ति को उठाया और अपने धड़कते हुए हृदय को शांत करने की कोशिश करते हुए एक टक उससे देखने लगे।
मतलब अपने हृदय की जो धड़कन बढ़ गई थी उसको शांत करने के लिए, कम करने के लिए उस मूर्ति को एकटक देखने लगे। दिल इतना धड़क क्यों रहा है, प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा जैसे वे डर रहे हैं। फिर उन्हें इस विचार की हंसी सी आ गई, डर किससे रहा हूँ मैं, प्रेतों से। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं मैं किससे डर रहा हूँ, उन प्रेतों से, भूतों से डर रहा हूँ। मैं भी क्या यहाँ के लोगों की तरह अंधविश्वासी हूँ जो प्रेतों को मानूंगा? कविता के लिहाज से भले ही मुझे सोचना अच्छा लगे कि यहाँ प्रेत बसते हैं और रात में जब अंधेरा हो जाएगा तब इस मंदिर में देवी के आसपास नाचते हुए देवी हैं, शिव हैं, इनके गण भी होने चाहिए। रात को मूर्तियों को घेर घेर कर नाचते होंगे और इन न जाने कब से बलि पशुओं के भस्मीभूत सींगों से प्रेतोचित प्रसाद पाते होंगे, प्रसाद जो देवता को चढ़ाया जाता है। और दिन में मंदिर की कंदराओं में, कंदरा कहते हैं गुफाओं में, दरारों में छिपकर अपनी उपास्य अर्थात जिसकी उपासना की जाती है उनकी मूर्तियों की रक्षा करते होंगे ये प्रेत भूत, और देखते होंगे कि कौन आता है, क्या करता है। उन्होंने फिर मूर्ति को रख दिया और लौट कर देखा। उन्हें एकाएक लगा जैसे उस अखंड नीरवता में कोई साया सी आकर उनके पीछे भागकर कहीं छिप गई है प्रेत। वे फिर रुकती हुई सी हंसी हंसकर बाहर निकल आए। अब उनको ऐसा महसूस हुआ, अखंड निरवता कहते हैं शांति को। उस शांति में उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे साया आकर, कोई प्रेत की साया आकर उसके पीछे छिप गई है। और फिर वे हंसी थोड़ी हंसते हैं और बाहर निकल आते हैं। इस घोर निर्जन में ने मेरे शहर के शोर से उलझे सनैयों को और उलझा दिया है। लेखक प्रोफेसर साहब शहर से आए थे, वहाँ पर बहुत कोलाहल होता है, बहुत शोर होता है, लेकिन इस निर्जन मतलब एकांत ने, प्रोफेसर साहब कहते हैं, मेरे सुनैयों को और अधिक उलझा दिया है। इसी नतीजे पर वे पहुंचे और फिर मंदिर की ओर देखने लगे। दिन ढल रहा था अर्थात सूर्य अस्त की ओर था। मंदिर की लंबी पड़ती हुई साया को देखकर प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा मानो वह दूर हटती मंदिर से अलग होना नहीं चाहती, उससे सिपटी हुई है, मानो उसकी रक्षा करना चाहती हो, मानो ये मंदिर और उसकी मूर्तियाँ उस साया की गोद में के शिशु हो। प्रोफेसर साहब का इस प्रकार मन भटकने लगा। इजिप्ट के पिरामिड भी इतने उपेक्षित पड़े थे। इजिप्ट कहते हैं मिस्र के जो पिरामिड थे, यह मंदिर आकार में बहुत छोटा है, वे विराट थे, मतलब मिस्र के पिरामिड विराट थे, लेकिन उपेक्षा तो यही थी। उनमें न जाने क्या क्या बातें फैला रखी थी भूत प्रेतों की। अंत में यूरोप के पुरातत्वविद साहस करके वहां गए, उन्होंने उनमें प्रवेश किया और अब संसार के बड़े संग्रहालयों में खजानों में पड़े हैं कौन? मिस्र के पिरामिड। महत्व के अनुरूप वे अब सम्मान पाते हैं। फिलाडेल्फिया के अजायब घर में तूताखामेन की वह स्वर्ण मूर्ति, उस 9 शेर खरे सोने का मूल्य 30,000 रुपये होगा। फिर प्राचीनता का मूल्य अलग, उसमें जड़े हुए हीरे जवाहरात का अलग, कुल मिलाकर लाखों रुपये की चीज़ है वह। फिलाडेल्फिया अमेरिका में स्थित एक अजायब घर है, जिसमें प्रोफेसर साहब कहते हैं अजायब घर में तूताखामेन की एक सोने की मूर्ति है जो 9 शेर की है, जिसका मूल्य कोई 30,000 होगा, और उसमें जो हीरे जवाहरात जड़े हुए उनका मिलाकर कुल मूल्य लाखों रुपये होगा, क्योंकि उनको संग्रहालय में रखा हुआ है, उनका उपेक्षित हालात में नहीं पड़ी है। वे फिर भीतर गए, मूर्ति उठाई, रखकर बाहर आ गए। उन्होंने फिर सब और देखा, कोई नहीं है। सूर्य भी एक छोटे से बादल के पीछे छिप गया है। एकाएक उनकी घबराहट का कारण स्पष्ट हो गया। क्या कारण स्पष्ट हुआ? उनको लगा कुछ ठंडी सी जानकर उन्होंने जल्दी से और कोट पहना और फिर भीतर चले। उनको लग रहा था मेरी घबराहट के पीछे ये जो ठंड पड़ रही है इसकी वजह से हो रही है, इसलिए उन्होंने अपना कोट पहन लिया और फिर भीतर चले गए मंदिर में। मूर्ति के उपयुक्त यह स्थान कदापि नहीं है, कभी भी नहीं है। मंदिर है पर यहाँ पूजा ही नहीं होती। वह कैसा मंदिर, और गांव वाले परवाह कब करते? यहाँ मंदिर भी गिर जाए तो शायद महीनों उन्हें पता ही न लगे। कभी किसी भटकी हुई
भेड़ बकरी की खोज में आया। गडरिया आकर देखे तो देखे यहाँ मूर्ति को पड़े रहने देना पाप है। ऐसा प्रोफेसर साहब सोचने लगे कि इस मंदिर गिर जाता है तो भी यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। गडरिया अर्थात भेड़ चराने वाला यदि यहाँ कोई आता है भूला भटका तो उनको पता लगेगा, नहीं तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं आता है। इस निश्चय पर आकर उन्होंने एक बार बाहर आकर तसल्ली की कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। तब लौटकर मूर्ति उठाकर जल्दी से कोर्ट में भीतर सिपाही किवाड़ को यथास्थान खड़ा किया, बूट एक हाथ में उठाए और बिना लौट कर देखे भागते हुए उतरने लगे। जब देवी का स्थान और उसके ऊपर खड़े दोनों पेड़ों की फुनगी तक आंखों की ओट हो गई। फुनगी कहते हैं उन पेड़ों का जो शिखर था, आंखों से ओट होना मतलब गायब होना। उनकी आंखों से जब दिखाई देना बंद हो गया था, मतलब मंदिर और उसके पास में खड़े पेड़, तब उन्होंने रुककर बूट पहने और फिर धीरे धीरे उतरते हुए ऐसा मार्ग खोजने लगे जिससे गांव में से होकर न जाना पड़े, अर्थात गांव में से जाकर जाएंगे तो कोई देख लेगा, इसलिए शिखर के दूसरे मुख से मतलब शिखर के दूसरी तरफ से वे उतर सके। गांव मील भर पीछे छूट गया। सेवों के बगीचे फिर शुरू हो गए। कभी कोई मधु पीकर गया हुआ मोटा सा काला भौरा प्रोफेसर साहब के कोट से टकरा जाता, कभी कोई तितली आकर रास्ता काट जाती। इस प्रकार छोरी के मन में भय ज्यादा होता, छोर के मन में, इसलिए कभी कोई मधु से मतलब रस पीकर फूलों का गया हुआ मतलब तृप्त हुआ मोटा भौरा आकर प्रोफेसर साहब से टकरा जाता है, कोई तितली आकर उसके रास्ते को काट देती है। इस प्रकार उनकी बेचैनी बढ़ रही है। सूर्य की धूप लाल हो गई है क्योंकि सूर्य अस्त की ओर है। ये सब अपना अपना ठिकाना खोज रहे हैं। प्रोफेसर साहब भी अपने ठिकाने की ओर जा रहे थे। उनका हृदय आह्लाद से भरा हुआ था, अर्थात प्रसन्नता से भरा हुआ था। उनका पहला ही दिन कितना सफल हुआ, कितना सौंदर्य उन्होंने देखा और कितना सौंदर्य, बहुमूल्य सौंदर्य इन्होंने पाया। कुल्लू का अनिर्वचनीय सौंदर्य, अनिर्वचनीय सौंदर्य का अर्थ है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का सौंदर्य उन्होंने देखा। वास्तव में वह देवताओं का अंचल है, अर्थात देवताओं का क्षेत्र है। उस समय प्रोफेसर साहब के भीतर जो कुल्लू प्रेम का ही नहीं, मानव प्रेम का, संसार भर की शुभेच्छाओं का रस उमड़ रहा था। उसकी बराबरी कुल्लू की रस भरे सेव भी क्या करते। प्रोफेसर साहब की सने उड़ेलती हुई दृष्टि के नीचे भी मानो और पक्का रस से भर जाते थे। उनका रंग कुछ और लाल हो जाता था। कितने रस गदगद हो रहे थे प्रोफेसर साहब, अर्थात उस मूर्ति को पाकर प्रोफेसर साहब और वहाँ के सौंदर्य को देखकर और अधिक प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। सेव के बाग में फिर कहीं धमाका हुआ। प्रोफेसर साहब ने देखा ये लड़का, उन्हें देखकर शाख से कूदा, अर्थात डाली से कूदा। उसके कूदने के धक्के से फलों की लदी हुई शाखा भी टूटकर आ गिरी। प्रोफेसर साहब ने रोब के स्वर में कहा, क्या कर रहा है? लड़के ने सहम कर उनकी तरफ देखा। वही लड़का था, हाथ का थोड़ा सा खाया हुआ सेव वह कोट के गुलबंद के भीतर छिपा रहा था। गुलबंद एक ऊनी वस्त्र होता है जो कि सर्दियों में पहना जाने वाला था, उसमें वो सेव छिपाने का प्रयास करता है लड़का। प्रोफेसर साहब के तन में आग लग गई, अर्थात अत्यंत क्रोधित हो गए। लपक कर बालक के कोट का गला उन्होंने पकड़ा, झटका देकर सेव बाहर गिराया। दो तमाचे उनके मुंह पर लगाते हुए कहा, बदमाश फिर चोरी करता है? अभी मैं डांट के गया था, बेशर्म को शर्म नहीं आई? उन्होंने लड़के को छाती में धक्का दिया। वह लड़खड़ा कर कुछ दूर जा पड़ा, गिरने को हुआ, संभल गया। फिर एक हाथ से कोट को वहीं से थाम कर जहाँ प्रोफेसर साहब ने धक्का दिया था, एक दर्द भरी चीख मारकर रो उठा वो लड़का। चीख सुनकर प्रोफेसर साहब को कुछ शांति हुई, कुछ आनंद हुआ। विद्रूप से उन्होंने कहा, विद्रूप कहते हैं कुरूप बदसूरत। उस लड़के को प्रोफेसर साहब ने कहा, क्यों दुखती है छाती? बदसूरत, कुरूप, क्यों छाती दुखती है तेरी? और छिपाओ सेव वहां पर। बात में भरे हुए तिरस्कार को और तीखा बनने के लिए उनके हाथ ने उनका अनुसरण किया। उठकर तेजी से प्रोफेसर साहब के और कोट की कॉलर में घुसा। एकाएक प्रोफेसर साहब पर मानो गाज गिरी। अब प्रोफेसर साहब के
ओवरकोट में जो ही अपना हाथ गया तो उनके ऊपर मानो कोई गाज गिर गई हो। एक सौंधिया देने वाले आलोक क्षण भर उनके आके जलकर एक वाक्य लिख गया, इसने तो सेव सुराया है, तुम देव स्थान लूटाए। अब एक इस प्रकार का उनके सामने सौंधिया देने वाला मतलब कम अंधेरा और रोशनी मिला हुआ उनके सामने एक ऐसा वाक्य लिख कर गया जिसमें लिखा हुआ था, इसने तो सेव सुराया है और तुम देवता के स्थान पर लूट कर आ गए हो। सहमे हुए अब प्रोफेसर साहब सहम गए, स्तंभित से प्रोफेसर साहब क्षण भर खड़े रहे, फिर धीरे धीरे उल्टे गांव की ओर चल पड़े। वापस उसी रास्ते के लिए उस मंदिर की ओर चल पड़े थे जहां से उन्होंने मूर्ति उठाई। तर्क उन्हें सुझाने लगा कि बेवकूफ़ी है, उनकी दलील बिल्कुल गलत है, तुलना आधारहीन है, लेकिन वे न जाने कैसे इस सब बुद्धि की प्रेरणा के प्रति बहरे हो गए थे। उनको लगा ये तर्क उनका बेवकूफ़ी है, वापस नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार की दलीलें करना गलत है, उनकी तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि की प्रेरणा के प्रति वो बहरे हो गए। जैसा कोलाहल बढ़ने लगा और उसे रोक रखने के लिए उनकी गति भी तीव्रतर होती गई, मतलब वो तेज गति से उधर मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जब से वे आंधी की तरह गांव में से गुजरे, तब घर आता हुआ प्रत्येक व्यक्ति कुछ विस्मय की से उनकी ओर देखता, उन्हें लगता वे उनकी साथी की ओर देख रहे हैं, जैसे उस काले ओवरकोट में छिपी हुई देव मूर्ति की ओर। उनके पीछे प्रोफेसर साहब के दिल में बसे हुए पाप को वे खूब अच्छी तरह जानते हैं। इस प्रकार प्रोफेसर साहब सोचने लगे। जो ही मंदिर की ओर वापस मूर्ति को रखने के लिए जा रहे थे, उनको अपने मन में शंका होने लगी, संकोच होने लगा, वहम होने लगा कि ये जो गांव के लोग सभी गांव की ओर आ रहे हैं तो मेरी ओर देख रहे हैं, सब उनको पता है कि इनके ओवरकोट में देवता की मूर्ति छिपी हुई है और मैंने क्या पाप किया है, ये सब उनको पता चल गया है। अंधेरा होते होते वे मंदिर पर पहुंचे। किवाड़ एक और पटककर उन्होंने मूर्ति को यथास्थान लौटकर चलने लगे तो आसपास के वृक्ष अंधेरे में भयानक हो गए थे। सुनसान में उन्हें फिर सुझाया कि वे एक निधि को नष्ट कर रहे हैं, निधि मतलब खजाने को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन जाने क्यों उनके मन में शांति उमड़ आई। उन्होंने लगा दुनिया बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है। जो ही उन्होंने मूर्ति को वहाँ रखी तो उनको मन में शांति पैदा हो गई है कि देवता के प्रति जो आस्था रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, इसी से ही नैतिकता और मूल्य चेतना जागृत होती है। यही कहानी का संदेश है, यही कहानी का मूल संवेदना है जो इस कहानी के माध्यम से अज्ञे जी ने हमको कहानी के माध्यम से संदेश दिया। आगे है कठिन शब्दार्थ, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। विद्यार्थियों, आपको पाठ कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे। धन्यवाद।